वीरेश, ये बड़े तीखे हमले थे असदुद्दीन ओवैसी के। देखिए, जो ओवैसी की शैली है वो तीखा हमलावर रहते हैं। पार्लियामेंट के अंदर वो बात 30 मिनट की बात 3 मिनट में कह देते हैं और ये कहा जाता है कि उतना मुखर वक्ता पूरे पार्लियामेंट के अंदर कोई नहीं है। वो अपनी बातों को रखते हैं, बड़ी मजबूती से रखते हैं। इसीलिए जो अपनी वो पार्टी चला रहे हैं उसका अकलियत के बीच में, अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में उसकी बहुत ज़्यादा पहचान भी है। तभी तो वो बिहार में विधायक बनाते हैं, कभी वो महाराष्ट्र में MP और MLA बना रहे हैं, साथ उत्तर प्रदेश में लड़कर लोगों को हरा रहे हैं, जिता रहे हैं। इसलिए आवाज़ उनकी बड़ी तल्ख है और साथ ही बैरिस्टर रहे हैं, विदेश से पढ़े हैं, इसलिए जानकारी उनके पास बहुत रहती है कानून की, और राजनैतिक रूप से भी बहुत ही प्रखर वक्ता हैं। और साथ ही साथ उन्होंने जो हमलावर रुख अख्तियार किया है, मीडिया को, हम सबको उन्होंने गिद्ध कहा है कि जो स्टूडियो में लोग बैठे हैं वो वल्चर है, गिद्ध है। और गिद्ध दृष्टि से हम देख रहे थे कि आखिर क्या हो रहा है। वो चूंकि सॉफ्ट टारगेट मीडिया है, इसलिए सभी लोग जो मिलता है कहा जाता है कि वही अपना हमला करता है। और लेकिन उन्होंने जो कानूनी बातें कही हैं, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे इसकी, सुप्रीम कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान ले। सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने आस्था व्यक्त की है, हाई कोर्ट का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के, UP के अधिकारियों पर अविश्वास व्यक्त किया है, UP सरकार पर अविश्वास व्यक्त किया है हमलावर होते हुए। उन्होंने कहा है कि इस पूरे और इसी बीच में बड़ी खबर आ रही है वीरेश, वो भी दर्शकों को बता दें। इसी बीच में एक बड़ी अपडेट आ रही है, फिर बात करते हैं इस पर। बड़ी अपडेट पहले दर्शकों को दे दें कि अतीक की तरह डॉन बनना चाहते हैं हत्या के आरोपी। ये बात भी उन्होंने पूछताछ में कही है। वो 3 आरोपी जो कि अतीक और अशरफ की कल रात उन्होंने हत्या की, जब उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है तो वो ये कहते हैं कि वो अपराध की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते थे। डॉन बनने के फेर में उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। बड़ी खबर ये बात भी कह रहे हैं, अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है। हत्या के आरोपी तीनों हमलावरों ने पुलिस को झूठी जानकारी दी थी। कुछ हमलावर पहले भी जेल जा चुके हैं, यह भी बात निकलकर सामने आ रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण, कुछ हमलावरों के खिलाफ केस भी दर्ज है। कुछ हमलावरों के खिलाफ केस भी दर्ज है। हमलावरों ने बताया था कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ पहले से केस दर्ज है। यह बड़ी खबर। ये जो 3 हमलावर कल उन्होंने फायरिंग की अतीक और अशरफ पर, हत्या की, वो पहले भी जेल जा चुके हैं। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो और ज्यादा डिटेल्स देंगे कि ये बात कैसे निकलकर सामने आई पूछताछ में और इससे जुड़ी क्या जानकारी उनके पास है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो चला है। अभी असदुद्दीन ओवैसी मोइन कह रहे थे कि ये प्रोफेशनल किलर्स हैं, उनके गोली चलाने के तरीके से लगता है उनके हाथ हिले नहीं। उन्होंने ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स का इस्तेमाल किया, कई राउंड फायरिंग की, तो वो प्रोफेशनल किलर्स हैं। और अब ये बात सामने आ रही है, हमारे दर्शकों को बताएं क्या जानकारी मिल रही है आपके पास। बिल्कुल, जिस तरीके की बातें असदुद्दीन ओवैसी ने कही है, ठीक उसी तरीके का जो शूटर्स थे उनका अंदाज भी हमने रात को देखा था। जो लाइव वीडियो सामने आया था कि जो तीनों हमलावर थे ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उनके हाथ कतई नहीं कांप रहे थे और वो मरने मारने पर एकदम आमादा थे। उनकी तरफ से पहले ये दावा किया गया था कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, अभी तक वो कभी जेल नहीं गई हुई हैं। लेकिन जब इसका क्रॉस वेरिफिकेशन कराया गया है तो अब ये बात सामने आ रही है कि इनमें से कुछ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, वो जेल भी जा चुके हैं, लूट के मामले में जेल जा चुके हैं और वो डॉन बनना चाहते थे। पुलिस की पूछताछ में उन्होंने ये कबूल किया है कि वो डॉन बनना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने ये हत्या की है। वो अतीक और अशरफ की तरह बनना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है। और हत्या की वारदात को अंजाम देने के पहले ही उन्होंने ये तय कर लिया था कि जब वो गोलियां चलाएंगे, ताबड़तोड़ फायरिंग करेंगे, तो वो खुद को पुलिस के हवाले कर देंगे, वो कतई भागने की कोशिश नहीं करेंगे। और हमने साफ तौर पर यही देखा भी कि उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की, गोलियां बरसाई और गोलियां बरसाने के बाद वो वहीं पर रुके रहे। वो चाहते थे कि पुलिस उनको पकड़ ले, उन्हें गिरफ्तार कर ले। तो जो कातिल हैं उनकी तरफ से जो आरोपी हैं, जिनको फुट CCTV और बाकी चीज़ों में जिनकी तस्वीरें सामने आई हैं, लाइव वीडियो जिनके सामने आए हैं, उनको लेकर ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस से जो पूछताछ हुई है, पहले तो वो पुलिस को गुमराह करते रहे, लेकिन बाद में उनकी तरफ से ये दावा किया गया है, उन्होंने ये जानकारी दी है कि उनके खिलाफ कुछ मुकदमे दर्ज थे और जो 3 हमलावर हैं उनमें से कुछ लोग जेल भी गए हुए थे और उनका मकसद ही यही था कि वो अतीक और अशरफ की इस तरह से
सनसनीखेज तरीके से हत्या करके डॉन बनना चाहते थे, अतीक और अशरफ की तरह बनना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है और साथ ही साथ उन्होंने ये पहले से तय कर लिया था कि वो वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से कतई नहीं भागेंगे और यही वजह है कि उन्होंने भागने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने अपनी बाइक को जो हॉस्पिटल का कैंपस है वहीं खड़ा किया और तीनों में से आपने देखा होगा कि किसी भी हमलावर ने ना तो किसी मीडिया कर्मी को चोट पहुंचाई, ना जो पुलिस के लोग थे उन पर फायरिंग करने, उन पर हमला करने की कोशिश की। तो उनका साफ मकसद था कि हमें डॉन बनना है, इस मामले से, इस केस से पहचान बढ़ानी है और इसी वजह से हमने वारदात को अंजाम दिया है। इस तरीके के दावे, इस तरीके की बात ये पता चल पाया है कि इससे पहले जो लोग जेल गए थे इन तीनों में से वो किस मामले में गए थे, कब गए थे? मोइन, क्या इस बारे में कोई जानकारी? जो हमलावर पकड़े गए हैं वो लगातार अपने बयान बदल रहे हैं और वो लगातार झूठ भी बोल रहे हैं। ऐसे में इस बात पे जो अब आखिरी बार उन्होंने जो बातें कही हैं उस पर पूरे पुख्ता तौर पर यकीन नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने ये जानकारी दी है। एक ने ये जानकारी दी है कि उसके खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज हुआ था, एक जो दूसरा हमलावर है उसके खिलाफ हत्या से जुड़ा हुआ कोई मुकदमा दर्ज हुआ था। तो ये लोग, इनमें से कम 2 लोग ऐसे हैं जो पहले भी जेल जा चुके हैं और जेल जाने के दौरान ही इनका आपस में संपर्क हुआ था और वहीं पर इन्होंने ये प्लानिंग रची थी कि अगर हमें अपराध की दुनिया में रहना है तो हमें बड़ा डॉन बनना पड़ेगा और हमें किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना पड़ेगा। और जब टीवी चैनल्स पर मीडिया में यह खबर आई थी कि अतीक और अशरफ को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है, पुलिस कस्टडी रिमांड मिल सकती है, तो उसी दिन इन लोगों ने तय कर लिया था कि हम प्रयागराज जाएंगे, अतीक और अशरफ की हत्या करेंगे और जब हम अतीक और अशरफ जैसे चर्चित लोगों की हत्या करेंगे तो हम बड़े बदमाशों में शुमार हो जाएंगे, बड़े अपराधियों में शुमार हो जाएंगे, हम डॉन बन जाएंगे, अतीक और अशरफ जैसा हमारा भी रसूख हो जाएगा। इसी वजह से उन्होंने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है। ठीक है मोइन, डॉन बनना चाहते थे, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि इसके पहले कुछ और बयान, अभी कुछ और बातें, तो बयान लगातार बदले जा रहे हैं। किस बयान पर भरोसा किया जाए, किस बात को सही माना जाए, किस बात को ठोस माना जाए, इसको लेकर संशय बना हुआ है। अब ये तीनों अलग अलग जगहों से आते हैं, बांदा से, हमीरपुर से, कासगंज से। तीनों डॉन बनने का इरादा रखते थे, अब वो पुलिस को बता रहे हैं। उनमें से 2 पर मामले दर्ज हैं, जेल जा चुके हैं। ये भी बात अब सामने आ रही है, एक पर हत्या का, दूसरे पर लूट का मामला दर्ज है और डॉन बनने की ख्वाहिश में उन्होंने 2 बाहुबली और माफिया लोगों का पुलिस कस्टडी में कत्ल किया कल रात को। अब ये नई बात निकलकर सामने आ रही है। इससे पहले वीरेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, इससे पहले वो कह रहे थे कि हमने धर्म का काम किया है, हमने धर्म का काम किया है, धर्म का काम कर रहे थे हम, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। अब बात निकलकर सामने आ रही है, अब वो पुलिस को कह रहे हैं कि नहीं, हम डॉन बनना चाहते थे और डॉन बनने के लिए हमने 2 माफिया लोगों का कत्ल कर दिया कल रात को ताकि हम डॉन बन जाएं। ये 2 अलग अलग बातें हैं। देखिए, जो पूछताछ में सामने चीजें आ रही हैं, पुलिस का जो सोर्स है वो बहुत पुख्ता है और उसका साफ कहना है कि धर्म का काज में कहीं कोई उनको दिक्कत नहीं है। वो इस बात को सभी लोगों से, जो तीनों बात कर रहे हैं, उनके मूल में वो है। बाकी वो अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर जो भी चीज़ें कह रहे हैं ताकि उनकी जो पूछताछ हो दिग्भ्रमित हो सके, दूसरी दिशा में जा सके। और वो एक खबर जो पूछताछ करने वाले जो इंस्पेक्टर हैं और सारे लोग हैं, उनका ये कहना है कि वो पूरी तरीके से भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जांच है वो सही दिशा में न हो और वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हाँ, धर्म को रंग देने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। और एक खबर और आ रही है आपको बताऊं, गुड्डू मुस्लिम के हवाले से, प्रयागराज शूट आउट के मामले में बड़ी खबर है कि यूपी पुलिस के हवाले से जो गुड्डू मुस्लिम की तलाश में औरंगाबाद, पुणे, नासिक में छापेमारी चल रही है। गुड्डू मुस्लिम का जो लोकेशन पुलिस को मिला है वो महाराष्ट्र में मिला है, यानी महाराष्ट्र के जो संवेदनशील शहर है उसमें छापेमारी की जा रही है। यूपी एसटीएफ की भागीदारी भी है उसमें है, महाराष्ट्र पुलिस की भी भागीदारी ली गई है। महाराष्ट्र पुलिस के जवानों को भी साथ लिया है, यूपी के जवान भी हैं, यूपी के लोग भी हैं वहाँ पर। और जो शहर चिन्हित किए गए हैं उस शहर में है नासिक है, औरंगाबाद और पुणे है। 3 महाराष्ट्र के शहर हैं। लोकेशन महाराष्ट्र की मिली है। वो मूव कर रहा था नासिक से, फिर एक दिन वो पुणे भी गया, औरंगाबाद भी गया, तो वो लोकेशन महाराष्ट्र की मिली है। इसलिए गुड्डू मुस्लिम की जो तलाश है वो की प्लेयर के तौर पर, इस पूरे मामले में की प्लेयर के तौर पर गुड्डू मुस्लिम की खोज की जा रही है। और आप देखिए जो यहाँ का जो लोकेशन है, जो घटना स्थल है, उसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ
कि ये जो पुलिस क्राइम सीन लिखा है चारों तरफ, आप देखिए कि इसके बीच की दूरी नहीं है। अशरफ और अतीक के बीच का जो ये जो ब्लड है, ये साफ जो पूछताछ में उन्होंने कहा कि हम इस तरीके से हमलावर होना चाह रहे थे, इस तरीके से मारना चाह रहे थे जब अशरफ और अतीक आपस में सटे हों, आपस में हों, क्योंकि हमें टारगेट बनाने में आसानी हो। जब कोर्ट में हमने कोशिश की थी तो वो अशरफ और अतीक के बीच में दूरियां थी, वहाँ लोगों की संख्या ज़्यादा थी। यहाँ हम मीडिया के जो पत्रकार बनकर हम बीच में पत्रकारों के बीच में घुस गए थे। बाइट जब दे रहे थे अशरफ और अतीक दोनों, तो अतीक ने जब बोलना शुरू किया तो उस वक्त हमें अटैक करना आसान लगा। हमारा कोई एग्जिट प्लान नहीं था, हमारा भागने का कोई प्लान नहीं था। हम भगोड़े नहीं हैं, हमने धर्म का काम किया, हम भगोड़े नहीं हैं। हम नहीं भागना चाहते, हमें फांसी दे दो, हमें इस पे कोई गिला शिकवा नहीं है। और साथ ही साथ जैसा कि मोहम्मद मोइन ने कहा, उन्हें डॉन बनने की ख्वाहिश तो थी, क्योंकि उनका ये कहना था पूछताछ में, जैसा कि हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन कह रहे हैं कि जब इतने बड़े डॉन, मैं कह रहा हूं कि 80 के बाद से, 80 के दशक के बाद से कोई इतने बड़े डॉन की हत्या नहीं है उत्तर प्रदेश में। बहुत सारे गुंडा मारे गए होंगे, बहुत सारे बदमाश मारे गए होंगे, बहुत सारे जो अपराधी मारे गए होंगे, लेकिन माफिया, डॉन, बेताज, बादशाह, जराइम की दुनिया का जिस तरीके से कहा जाता है कि जब वो कोर्ट में पेश होने आता था और जब उसके गवाह आसपास होते थे तो वो पूछता था कि कौन गवाही देने आया है, और जब वो आंख घुमाकर देख लेता था तो गवाह अपना रास्ता बदल लेते थे, अपने मुंह को छिपा लेते थे, गवाह भाग जाते थे, कोई उसके खिलाफ गवाही नहीं देता था। ये रसूख, ये जराइम की दुनिया में अतीक का खौफ था। उस खौफ का उसने बहुत इस्तेमाल किया, बेशुमार पैसा, दौलत और जमीन कब्जाने में। बिल्कुल 200-300 ठीक इसी वक्त मायावती ने लगभग ट्वीट कर दिया है, जिसके बारे में आप बता रहे हैं, उसकी हत्या हुई और अब मायावती ने हमला किया है। हत्याकांड प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल है, ये मायावती ट्वीट करके लिखती हैं। इस घटना का सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान ले। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी बात कह रहे थे, अब यही मांग मायावती ने की है। वो कह रही हैं इस घटना का सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। बीएसपी की प्रमुख मायावती ने यह हमला बोला है, जिन्होंने शाइस्ता परवीन को मेयर पद का प्रत्याशी तक बना दिया था। बाद में हत्याकांड में नाम सामने आने के बाद और आरोपी बनाए जाने के बाद उन्होंने कैंडिडेचर खत्म किया, लेकिन अब वो ये कह रही हैं कि कल रात जो हुआ है ये कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। देखिए पूरा ट्वीट। गुजरात जेल से अतीक अहमद और बरेली जेल से अशरफ, प्रयागराज में कल रात पुलिस हिरासत में खुलेआम गोली मारकर इनकी हत्या हुई। उमेश पाल जघन्य हत्याकांड की तरह ही यूपी सरकार की कानून व्यवस्था और उसकी कार्यप्रणाली पर अनेकों गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। यह मायावती का ट्वीट है। देश भर में चर्चित इस अति गंभीर और अति निंदनीय चीजों की स्वतः संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट, ऐसी मांग कर रही है वो। कानून द्वारा कानून के राज के बजाय, ये लिखती हैं, उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून के राज के बजाय अब इसका एनकाउंटर प्रदेश बन जाना कितना उचित है, ये सवाल पूछ रही हैं। ये सोचने की बात है, ये भी कह रही है। ट्वीट का पूरा कंटेंट हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। अगर स्वयं ही संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करें तो बेहतर। वैसे भी उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून के राज के बजाय अब इसका एनकाउंटर प्रदेश बन जाना कितना उचित, सवाल या निशान आ गया ये सोचने के बाद। तो ये ट्वीट है और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। यह अपेक्षित भी था उनसे, इस प्रकार का हमला, इसका अनुमान किया जा सकता है मायावती से। सुप्रीम कोर्ट से कह रहे, वो उम्मीद कर रही है कि वो स्वतः संज्ञान लेगा और उसके बाद स्वतः ही कार्रवाई करेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा मायावती की भी है और यही कुछ मिनटों पहले असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट से अपनी अपेक्षा व्यक्त की थी। और इसी बीच में मुरादाबाद से अपडेट आ रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक ने अतीक और अशरफ की हत्या पर दुख जाहिर किया है। सपा विधायक राम अवतार सैनी ने अतीक और अशरफ की हत्या की निंदा की है। मीडिया के सामने हत्या यूपी सरकार की नाकामी है, ऐसा उनका कहना है। सपा विधायक ने कहा है कि इसमें साजिश लगती है, संलिप्तता है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लोकतंत्र के लिए इस तरह की घटना बहुत दुखद है। मुख्यमंत्री बताएं कि वो प्रदेश को किस ओर ले जाना चाहते हैं।
मैं इसकी निंदा करता हूं। बहुत दुखद घटना है और पूरा देश स्तब्ध है। मीडिया के सामने ये घटना हुई है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी, ऐसी पुलिस व्यवस्था थी, पुलिस के इतिहास को मारा जाना बहुत ही दुखद। बिल्कुल साजिश लगती है, संदिग्धता है कि जांच होना बहुत जरूरी है, उच्च स्तर की जांच होनी चाहिए। अभी तो मुख्यमंत्री बता सकते हैं उनका क्या तरह से इस प्रदेश को चलाना चाहते हैं, किस ओर ले जाना चाहते हैं, क्या नीति है उनकी। इस बारे में आप सब जनता जानती है, हमारे बताने की जरूरत नहीं है। अवतार सैनी का बयान अपने आप को दिखा दिया। वो कह रहे हैं कि साजिश है और मुख्यमंत्री बता सकते हैं कि अब वो प्रदेश को किस ओर ले जाना चाहते हैं। ये राम अवतार सैनी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं मुरादाबाद से। वो कह रहे हैं साजिश है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सीएम बताएं कि यूपी को वो किस ओर ले जाना चाहते हैं। एक और विपक्षी हमला इस सारे हत्याकांड पर, और उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री से कहा है कि अब वही बताएं कि उनकी नीति क्या है और प्रदेश को किस ओर ले जाना चाहते हैं। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के विधायक ने दुख जाहिर किया है और इस हत्या की निंदा की है। राम अवतार सैनी नाम है विधायक महोदय का, और वो हाई लेवल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं ये साजिश है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इधर हत्या के तीनों आरोपियों से पूछताछ में बड़े खुलासे हो रहे हैं और हमारे तमाम संवाददाता आपको लगातार बता भी रहे हैं। एक जो नई बात सामने आई है वो ये कि हत्या के आरोपी ये कह रहे हैं कि वो डॉन बनना चाहते थे, जो कि डॉन बनने की ख्वाहिश थी उनकी, इसलिए उन्होंने डॉन्स का कत्ल किया। कल अपराध की दुनिया में वो अपना नाम बनाना चाहते थे और डॉन बनने के फेर में उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। यह भी बात निकलकर सामने आई है कि उनमें से एक पर हत्या का और दूसरे पर लूट का मामला दर्ज है और ये दोनों जेल भी जा चुके हैं। तो पुलिस से जो पूछताछ में बातें सामने आ रही हैं इन तीनों के द्वारा, उनमें से कई बातें आपस में कुछ विरोधाभास भी रखती हैं, लेकिन नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। डॉन बनने के फेर में उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, ये नई बात सामने आई है। ये बात उन्होंने पुलिस से कही। बांदा का जो आरोपी है, हत्यारोपी है, कल रात की हत्या का जो आरोपी है, उसके घर से इस वक्त हमारे संवाददाता अभय निगम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय के पास चलते हैं। अभय, जहां पर आप मौजूद हैं, पहले जरा उस जगह के बारे में जानकारी दें जिस आरोपी के घर के सामने मौजूद हैं। उस आरोपी के बारे में बताएं, क्या आप वहां पर देख रहे हैं? क्या उसके घर के लोगों को पता है कि उस घर के व्यक्ति ने कल रात को क्या किया है, उसका इतिहास क्या है? ये सब कुछ अभय हमारे दर्शकों के सामने रखें आप। जी, आपको बता दें कि हम इस समय वहीं पर मौजूद हैं, लवलेश के घर के बाहर खड़े हैं हम लोग। ये लवलेश के जो परिजन है वो काफी घबराए हुए हैं। सकते में उनको खुद इस बात की आशंका नहीं थी कि उनका बेटा इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। हालांकि उसका चाल चलन पहले से ठीक नहीं बताया जा रहा है लवलेश का, और इससे पहले भी वो जेल जा चुका है और अभी 5-6 दिन पहले ही वो घर आया था और फिर चला गया था। तो घर वाले काफी घबराए हैं, ज्यादा बात कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे उनसे जानने की बात करते हैं क्या मामला था, वो लोग क्यों उसे पसंद नहीं करते थे और ये इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई। आइए बात करते हैं। जी, उनका लवलेश का छोटा भाई मौजूद है यहाँ पर, हम लोग उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सर्वेश। ये वेद, ये लवलेश कैसे थे? सर एक्चुअली क्या है, वो नशा बहुत करते थे, बहुत कम आते थे घर। हाँ। और अभी बहुत करते थे, बहुत कम आते थे घर। हाँ। और अभी फिलहाल 5-6 दिन से घर में नहीं है, कौन सी जॉब आ रहा है। तो ये आखिरी बार कब घर आए थे? 1 वीक हो गया, 1 हफ्ते पहले। हाँ। तो ये कल की घटना के बारे में आपको जानकारी है? हाँ सर, एक्चुअली कल मैं यूट्यूब देखा था, यूट्यूब पे न्यूज आई थी, तो मैंने पापा को बताया था। तो क्या आपको अंदेशा था कि ऐसा हो कर सकता है? एक दिन से नहीं। ये किस तरह का नेचर है लवलेश का? नेचर सर ठीक ठाक है, बट थोड़ा ठीक ठाक था, नशा ज्यादा करते थे। नशा करते थे। कुछ ऐसे लोगों से संगत भी रही होगी। अच्छा, क्या प्रयागराज आना जाना होता था कभी? नहीं सर, वो कभी कुछ नहीं बताते कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कभी नहीं बताते थे। ज्यादा तक वो किसके साथ रहते थे? सर वो निकल जाते थे, छोटा नहीं, कभी रात में 11 बजे आए, कभी 12 बजे आए, कभी 2 बजे आए, कोई भरोसा नहीं होता उसका। क्या घर में भी कभी वो लड़ाई झगड़ा करते थे? तो जी अबे जी, आप लोग मना करते थे, उनको समझाते थे? मना करते थे, नहीं मानते। हाँ। वो घर में किसी को नहीं सुनता था। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं, क्या बताएं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, उन्होंने 2 हत्याएं की हैं, अब आपका क्या कहना है? क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी हमने सोचा नहीं था भाई हमारा ऐसा करेगा। और कौन है घर में आपके? मम्मी पापा बस है। क्या उनसे बात हो सकती है?
नहीं सर, अभी डिप्रेशन में हम नहीं कर सकते बात। आपके सामने किया था, देखिए आपके सामने रोज है वो। जी राजेंद्र, ये उनका छोटा भाई है, वेद नाम है लवलेश क्या का। करता था, और क्या ये करता कह था रहा है लवलेश, कि ये जरा माता पिता की पूछे, स्थिति क्या काफी करता था, गड़बड़। क्या उम्र थी? वो क्या करता था, कितनी उम्र रही होगी? 20-22 साल का था। क्या करता था, पढ़ाई कहाँ तक की थी? सर पढ़ाई लखनऊ में करता था, BA किया था तो फेल हो गया था, नहीं कर पाया था, फिर छोड़ दिया। मतलब इंटर तक की शिक्षा ली। लखनऊ में कितने दिन रहा? लखनऊ में काफी रहा, 1 साल तो रहा। कब गया था लखनऊ? सर BA करा था, इनफैक्ट 3-4 साल। 3-4 साल पहले। इसके बाद फिर तब से बांदा में? नहीं सर, फिर यहाँ हमारा छोटा रहता है। कोई स्थायी नहीं है। अच्छा, ये जो 2 लोग और थे साथ में जिनके नाम सुने होंगे, क्या इनसे कभी वो बातचीत होती थी उसकी? नहीं सर, मैंने कभी नहीं, बंद कर लिया। क्या किसी संगठन से भी जुड़ा था वो कभी? हिंदूवादी कोई संगठन? बजरंग दल? सर पहले जुड़ा था, उसके बाद फिर जब से ये साथिया की आ गया तब से छोड़ दिया था। बजरंग दल से जुड़ा था? काफी पहले था, अब नहीं जुड़ा, 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से। 5-6 साल से कभी और किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल रहा हो? नहीं सर, थोड़ा एक झगड़ा चल रहा था, थप्पड़ मार दिया था लड़की के, बस वही चल रहा था। उसमें जेल गया था? कितने दिन? 1-1.5 साल रहा। किस मामले में जेल गया था अभय, एक बार फिर से स्पष्ट करें, किस मामले में जेल पता गया था? चला है, एक लड़की को थप्पड़ मार दिया था, उसी मामले में वो जेल गया था। यहाँ मोहल्ले में कुछ लोग हैं राजेंद्र, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे हम। जरूर। कैसा था, क्या था? माता जी आप यहीं रहती हैं? ये लवलेश के बारे में जानते हैं? जो लड़का रहता था किराए से यहाँ पे, कैसा था नेचर का? ये कुछ बता नहीं रहे हैं आप लोग। कहाँ क्या रहते हैं? अभय किराए के मकान में ये परिवार रहता था? मुक्तिधाम में रहते थे। अभय क्या किराए के मकान में लवलेश तिवारी और परिवार रहता था उसका? और जो लवलेश के जी, ये किराए के मकान में रहता था। और यहाँ पर जो उसके पिता हैं, उसके पिता यहाँ पर एक विद्यालय है सेंट मैरी, वहाँ पर बस ड्राइवर थे। घर की स्थिति काफी गड़बड़ है, काफी समय से ये लोग किराए के मकान में रह रहे हैं। माता की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, अस्वस्थ है, उनका भी इलाज चल रहा है। तो अगर बात करें, आर्थिक स्थिति काफी खराब थी इनकी, और वो किसी तरह से यहाँ जीवन यापन करते थे। और जो लवलेश की बात की जा रही है, तो लवलेश का चाल चरित्र पहले से ही सही नहीं बताया जा रहा है। जी, आप कह रहे हैं कि एक लड़की को थप्पड़ मारने का मामला था ये, और इस मामले में वो जेल गया था। अबे ये बात थी? हाँ जी, ये 1.5-2 साल पहले की बात है, जब उसने एक लड़की को शहर में थप्पड़ मार दिया था रास्ते में, जिसके बाद वो अरेस्ट हुआ था और फिर जेल गया था। करीब 1 साल तक जेल में भी रहा था। बाद में वो जमानत से बाहर आ गया था। और ये घर वालों का ये भी कहना है कि ये कुछ दिन ग्रेजुएशन करने के लिए लखनऊ भी गया था, लेकिन वहां भी नहीं रहा, वहां से भी कुछ दिन बाद वापस आ गया था। तो इसने और बजरंग दल से भी जुड़ा था कुछ साल पहले थी। और कुछ समय तक ये बजरंग दल में था। 3-4 साल पहले ये बजरंग दल से भी कुछ समय के लिए जुड़ा था, लेकिन तब से वहां से भी अलग चल रहा है। अभी फिलहाल कितने भाई बहन हैं, परिवार में कौन कौन है इसके, लवलेश के? एक बार जरा विस्तार से बता दें अभय। इनके जी, आपको बता दें कि ये लवलेश 4 भाई बहन है, और लवलेश तीसरे नंबर का है। ये तीसरे नंबर का है अपने भाइयों में। और बाकी परिवार के लोग काफी सज्जन बताए जा रहे हैं, लेकिन यही एक ऐसा था जो लगातार कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियां या नशे का भी आदी था। ये शराब भी पीता था, कभी कभी घर में भी लड़ाई झगड़ा करता था। तो ये शुरुआत से इसका चाल चलन ठीक नहीं बताया जा रहा है। जी, घर में भी लड़ाई झगड़ा करता था, घर के प्रति जिम्मेदार नहीं था। कुछ लोग हैं जी, जरूर बात करें आप। हाँ जी, यहाँ पे कुछ लोग हैं, आइए उनसे भी पूछने का प्रयास करते हैं। जी भैया, ये आपके मोहल्ले में जो रहते थे, इससे कभी मिले आप लवलेश से? जी, मुलाकात मतलब बगल के हैं तो मुलाकात तो होती रहती है। कैसा नेचर था इसका? अब इतनी मतलब नहीं थे कि मतलब ये जाकर ऐसा कुछ होगा। हाँ, इसमें कुछ उम्मीद नहीं थी। हाँ, बाकी जैसे लड़के तो तमाम है इस तरह के, तो मतलब ऐसा कुछ उम्मीद नहीं थी कि ऐसे जाकर होगा, कुछ वो करेगा। हाँ। तो पढ़ता लिखता था? हाँ, पढ़ाई उसकी चल रही थी। क्या कभी उसकी चाल चरित्र कुछ ऐसा लगा कि बड़ी आपराधिक घटना कर सकता है? घर के जैसे माहौल, जैसे हम लोग जैसे घर में मिलते थे वैसे बाहर उसके साथ रहे नहीं है, तो उसको जो बता नहीं सकते उस तरह।
मतलब हाँ, जैसे मोहल्ले में सुनने में थोड़ा बहुत आता था, बस और कुछ नहीं। पर इतनी बड़ी उम्मीद की कोशिश नहीं थी जैसा कि मतलब है। नशा भी करता था? इससे की जानकारी नहीं बता सकते आप, जानकारी नहीं है क्योंकि साथ में नहीं रहते थे हम। अच्छा, इनके परिवार कैसा है? परिवार सही है, माता पिता भाई बाकी तो सही है, सज्जन है। बस ये है कि मतलब काफ़ी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं लोग। पिता भी क्या करते हैं पता चला? ड्राइवर है शायद। हाँ जी, ड्राइवर सेंट मरीज स्कूल में बस में चला। ठीक है, अभय आपके पास वापस आते हैं, आपके पास वापस आते हैं, चूंकि आपने परिवार की बात की है। आरोपी लवलेश के पिता की बात, उसके बयान के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। लवलेश के पिता कह रहे हैं हमें हत्याकांड की कोई जानकारी नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जब भी 4-6 दिन में आता था, घर होकर निकल जाता था। प्रयागराज आने जाने की हमें कोई जानकारी नहीं है, ये कह रहे हैं लवलेश तिवारी, जो कि हत्या का आरोपी है, उसके परिजन। ये उनका बयान है, वो कह रहे हैं हमें कोई जानकारी नहीं है उसके प्रयागराज आने जाने की। हमें कोई जानकारी नहीं है ना, हम लोगों से इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ नहीं, ये घर में आखिरी बार कब आया था? ये 7-8 रोज 5-6 रोज पहले था। हमसे घर से किसी कोई चीज़ से मतलब गर्ज नहीं। आता था अपना नहा धो के, जब भी 4-6 रोज में आता था नहा धो के अपना निकल जाता था। कोई ना किसी चीज़ से मतलब था। अच्छा, प्रयागराज ये आता जाता था, ये आपको बताता था कभी? ना कभी हमसे बातचीत नहीं हुई। पूरा मोहल्ला बता सकता है, पूरा घर बता सकता है, हर आदमी के हमसे लोगों से कोई मतलब गर्ज नहीं थी। सालों से बोलचाल बंद है। जब उस लड़की की थप्पड़ मारा था, उसका एक केस चल रहा है। कौन सा केस? अरे एक बिटिया को थप्पड़ मार दिया था इस चौराहे में, उसका मुकदमा चल रहा है। फिर क्या हुआ था? उसमें जेल गया था? हाँ, उसमें जेल गया था। तो जमानत से कब छूट के आया था? अरे हमको याद नहीं, 1-1.5 साल पहले की बात है। अच्छा, अभी ये 5-6 दिन पहले यहाँ घर से निकला है जी। क्या करता है वैसे, क्या काम है इसका? कुछ नहीं, काम नहीं, नशा करता है, नशेड़ी आदमी। इसीलिए बिल्कुल सब लोगों ने त्याग दिया घर बहुत पहले से। अच्छा, कितने भाई बहन हैं ये? 4 हैं। बहन नहीं है। ये सबसे बड़ा है? नहीं, तीसरे नंबर का है। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपको जो ये जानकारी कैसे हुई कि कल ये भी साथ निर्दोष उठा? टीवी देख रहे थे अभी। कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे हम कि जैसे उसने जो वारदात को अंजाम दिया है? क्या कहेंगे इसमें, हम कहने लायक क्या रहे शब्द हैं कि हमारे पास कुछ। पढ़ाई वढ़ाई किया था इसने? हाँ, इंटर किए। इंटर के बाद छोड़ दी? हाँ, बीए कर रहा था, बीए में फेल हो गया। इस समय कुछ नहीं करता था? कुछ नहीं। क्या किसी लोगों के साथ इसकी संगत थी जो ऐसे लोग और आते रहे उनके साथ? लड़का है का, जब उससे कोई मतलब है गजने तो हम क्या बताएं कि किससे संगत थी, कौन सा था। ये बड़ी खबर इसी बीच में। प्रयागराज के चकिया इलाके में पुलिस टीम पर हमले की खबर आ रही है। चकिया इलाके में ही है अतीक का घर और वहां पर पुलिस की टीम पर हमला हो गया है और मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। यह बड़ी खबर, प्रयागराज में पुलिस की टीम पर चकिया इलाके में हमला हो गया है। चकिया इलाके में ही है अतीक का घर और उसी इलाके में पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। भारी पुलिस फोर्स मौजूद है मौके पर। यह बड़ी अपडेट, अतीक का घर चकिया इलाके में ही और उसी इलाके में पुलिस की टीम पर हमला हो गया है। वहां पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ वहीं से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनके पास चलते हैं, वो ज्यादा जानकारी देंगे। वीरेश, देखिए राजेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मैं आपको बताऊं कि चकिया इलाके में जो अतीक का घर, जिसे अतीक चकिया अतीक पहलवान के नाम से यहाँ पर विख्यात था अतीक अहमद, वहाँ पर पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई है। बड़ी खबर है इलाका चकिया विधायक अशरफ भी यहाँ से विधायक। जी वीरेश, पीछे जाके खड़ा। जी वीरेश, आपकी आवाज हमें मिल रही है, अपनी बात जारी रखें आप। जी राजेंद्र, चकिया इलाके में राजेंद्र चकिया इलाके में हमला हुआ है। बड़ी जो
जहां से अशरफ विधायक, जहां से अतीक को कहा ही जाता था, अतीक का जो लोकल लोग हैं यहाँ पर अतीक को अतीक माफिया या अतीक कुछ नहीं, जबकि अतीक चकिया के नाम से यहाँ पर ज़्यादा जाना जाता रहा है। और अतीक पहलवान जो उसको नज़दीक से जानने वाले लोग हैं, यहाँ लोकल में जो अगर प्रयागराज का कोई व्यक्ति है उसे अतीक चकिया, अतीक पहलवान कहता है। चकिया इलाके में जो पुलिस बल है उस पर हमला हुआ है। खबर आ रही है कि जो अतीक और अशरफ के समर्थकों ने पुलिस के ऊपर हमला किया है, पत्थरबाजी की है और उनको पुलिस को आत्मरक्षार्थ हल्का बल प्रयोग करने पर मजबूर किया है। खबर यह है कि पुलिस को हल्का बल प्रयोग करने के लिए मजबूर किया है। ऊपर से घरों के ऊपर से पत्थरबाजी की गई है, पत्थर फेंके गए हैं अतीक और अशरफ के समर्थकों के द्वारा। और ये जो अतीक और अशरफ की हत्या हुई है, हत्या के विरोध में चकिया में अशरफ और अतीक के समर्थकों ने पुलिस पर हमला किया है। बड़ी खबर आ रही है कि अतीक और अशरफ के समर्थकों ने चकिया इलाके में पुलिस के ऊपर हमला किया है। राजेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि पुलिस पर छत पर से पत्थर फेंके गए हैं, छत पर से पत्थर फेंके गए। ये देखिए, ये बड़ी खबर आ रही है। चकिया वही इलाका है जहां पर अतीक का घर है, उसका नाम अतीक चकिया भी लोग पुकारते थे इस तरीके से। उसके करीबी, उसके जानने वाले, उसके समर्थक, उस इलाके के लोग, स्थानीय लोग अतीक चकिया भी कहते थे। उसी इलाके में अतीक और अशरफ के समर्थकों ने पुलिस की टीम पर पत्थर फेंके हैं। वीरेश, क्या किसी पुलिसकर्मी को कोई चोट भी लगी है? देखिए, पुलिसकर्मियों को कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन खबर यह है कि भारी संख्या में पत्थरबाजी हुई है। और पत्थर जब पुलिस की गाड़ी जा रही थी, पीएससी की गाड़ी जा रही थी, वहां से उसी वक्त पत्थर फेंके गए। और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वीरेश मोइन वहां पर है, उनके पास और ज्यादा अपडेट्स हैं, उनके पास चलते हैं। मोइन, आप हमें बताइए कि क्या हुआ है वहां पर, बिल्कुल ठीक जानकारी दें और जो इससे जुड़े हुए जो भी डिटेल्स आपके पास है सब शेयर करें। देखिए, आपको बता दें कि प्रयागराज शहर का चकिया इलाका है। ये वो चकिया इलाका है जहां से अतीक अहमद के नाम की पहचान होती है। अतीक अहमद का घर वहीं पर है, अतीक अहमद का दफ्तर वहीं पर है। तो अतीक अहमद का पुश्तैनी घर, जहां पर 2.5 साल पहले बुलडोज़र चला था, वहाँ पर जो है काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे। और इस पर जब पुलिस को सूचना मिली तो जो पुलिस के लोग हैं वो वहाँ पर पहुँचे, लोगों को जबरन हटाना शुरू किया। उसके बाद कुछ लोगों ने पथराव शुरू किया, पुलिस की टीम पर पथराव किया गया है। 2 से 3 पुलिस वालों को चोटें आई हैं। हालांकि जो बुजुर्ग थे, जो पुराने लोग थे, उन्होंने सभी लोगों को हटा दिया है, पुलिस से एक्सक्यूज़ भी किया हुआ है। तो चकिया इलाके में पुलिस टीम पर पथराव किया गया है, 3 से 4 लोगों को चोटें आई हैं और ये सारे के सारे लोग पुलिस के लोग हैं। पुलिस की टीम पर पथराव की वजह से पुलिस वालों को चोटें आई हैं। हालांकि हालात अब वहां पर सामान्य हैं। तो इस तरीके की आशंका जताई जा रही थी कि चकिया इलाका, खासकर जो शहर का पुराना इलाका है, वहां पर कुछ हंगामा हो सकता है, कुछ विरोध हो सकता है। रात में भी वहां पर लोगों ने हंगामा करने की कोशिश की थी, तो जो पुलिस के अधिकारी थे वो वहां पर मौके पर पहुंचे थे, लोगों को समझा बुझाकर शांत कर दिया गया था। आज सुबह से ही पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा और साथ साथ ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आकाश कुल्हरी और इसके साथ साथ जो डीएम हैं संजय खत्री, वो लगातार गश्त कर रहे हैं। हर जो पॉइंट है वहां पर जो पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है उन्हें चेक किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद चकिया इलाके में घटना हुई है और चूंकि जो प्रयागराज शहर है यहाँ पर इंटरनेट सेवाएं आज सुबह से ही बंद कर दी गई हैं। सभी जो मोबाइल कंपनियां हैं उनकी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, लिहाजा छुट्टी का दिन भी है, लिहाजा लोग गलियों में, चौराहों पर इकट्ठा हो रहे हैं। और ये पुलिस के लिए चिंता का सबब भी है कि पुराने शहर में तमाम जगहों पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं और पुलिस की पहली प्राथमिकता यही थी कि धारा 144 लागू की गई है, किसी को कहीं भी इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। लोगों से अपील भी की गई थी कि वो बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन जिस तरीके से चकिया इलाके से खबर आई है उसी तरीके से कई और जगहों पर भी भीड़ उमड़ी है और जो पुलिस की गश्त है वो लगातार चकिया इलाके में बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। उमेश पाल के घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इस वक्त हम मौजूद हैं उमेश पाल के घर के बाहर। ये ठीक वही जगह है जहां पर 24 फरवरी को शूट आउट हुआ था, उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनरों की हत्या की गई थी। तो यहाँ पर पहले से ही पुलिस के लोगों की तैनाती थी, ड्यूटी थे। अभी आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी ये पीएससी जो है ये भी भेज दी गई है। तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ
यहाँ पर कुछ लोग आ जाएं, विरोध कर सकें, हंगामा कर सकें। इसके मद्देनजर उमेश पाल के घर के बाहर भी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है, उन्हें मुस्तैद कर दिया गया है। और ये जो गली है, गली के अंदर उमेश पाल का घर है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि इस पूरी गली को जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने घेर रखा है। किसी को भी पैदल जाने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। साफ तौर पर यही कहा गया है कि अभी घर के लोग किसी से मिलना नहीं चाहते हैं और जब अंदर से कोई संदेशा आएगा उसके बाद ही किसी को अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। तो इस तरीके से आप देखिए, ये गली के हालात हैं, उमेश पाल के घर के हालात हैं और घर के बाहर की जो गली के बाहर की सड़क है इस तरीके से छावनी में तब्दील है। पुलिस के साथ साथ पीएससी को भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और ये देखिए कि ये लाठियों के साथ, बॉडी प्रोटेक्टर के साथ जो पीएससी की टीम है वो यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर जो है वो पूरा जो एरिया है, अकेले उमेश पाल का घर नहीं, गली नहीं, जो बल्कि पूरा एरिया है उसको अपने कब्जे में ले लिया है। तो पूरी तरह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है उमेश पाल के घर की और उमेश पाल के घर के नए साथ साथ जो आसपास का इलाका है उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बिल्कुल देख पा रहे हैं मोइन, हम देख पा रहे हैं वहां पर पुलिस किस तरीके से सक्रिय है। आप कह रहे हैं कि अंदर किसी को गली में जाने नहीं दिया जा रहा है, कोई पैदल आवागमन भी रोक दिया गया है। लेकिन जो ज्यादा चिंताजनक बात आप बता रहे हैं मोइन, वो ये है कि पुराने शहर में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और ये तब है जबकि धारा 144 लागू है, ये तब है जबकि इंटरनेट बंद कर दिया गया है प्रयागराज में और पुलिस गश्त कर रही है। उसके बावजूद भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इसके बारे में और क्या जानकारी आपके पास, वो इलाके बताएं और लोगों की संख्या बताएं जिनके बारे में आपको जानकारी मिल पा रही है मोइन। देखिए, सबसे बड़ा, सबसे अहम इलाका चकिया है। इसी चकिया इलाके में अतीक अहमद का घर हुआ करता था, पुश्तैनी मार्ग हुआ करता था और जब बुलडोजरों के जरिए सितंबर 2020 में उसे गिरा दिया गया था तो उसी चकिया इलाके में शाइस्ता परवीन ने नया ठिकाना बनाया था, बेनामी संपत्ति तैयार की थी। हालांकि दावा यह किया जा रहा था कि 20,000 रुपए किराए पर एक मकान लिया गया था। इसी चकिया इलाके में अतीक अहमद का दफ्तर भी था। तो चकिया इलाके में लोग इकट्ठा हैं। इसके साथ साथ करेली इलाका है, राजरूपपुर है, कसारी मसारी है, असरौली है और जो भी पुराने शहर के इलाके हैं। इसके साथ साथ अटाले पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, शाहगंज है, नखास कोना है, रोशन बाग है, नूरुल्ला रोड है, इन तमाम जगहों पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और आज जिस तरीके के हालात हैं उस तरीके के हालात देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब आज बाजार जो है प्रयागराज में खुलने की उम्मीद नहीं है। और इस वक्त हम उमेश पाल के घर के बाहर की सड़क पर मौजूद हैं। आप देखिए किस तरीके से जो पुलिस की गाड़ियां हैं लगातार हूटर बजाते हुए गश्त आगे बढ़ रही हैं, लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। और ये देखिए, ये सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जो दुकानें हैं, दुकानें सारी की सारी बंद हैं। आमतौर पर इस सड़क पर इतनी भीड़ होती है कि खड़े हो पाना भी मुश्किल हो पाता है, दिक्कतें होती हैं, कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता है। लेकिन सड़कों पर ना के बराबर ट्रैफिक है, यानी जिन लोगों को बहुत जरूरी है वही घर से बाहर कदम रख रहे हैं। और खासकर अगर हम और पुराने हिस्से की बात करें, खासकर जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, जैसे फिर से हम उन मोहल्लों का नाम बता देते हैं, चकिया है, करेली है, जीटीबी नगर है, अटाला है, खुलदाबाद है, शाहगंज है, नखास कोना है, रोशन बाग है और ये सारे इलाके जो हैं वहां पर तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं, अघोषित कर्फ्यू सा नजारा है और तमाम लोग जो है जो गलियों के मुहाने होते हैं वहां पर जरूर खड़े हैं। लोगों की भीड़ इकट्ठा है। जब पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए आती हैं तो लोग गलियों में दुबक जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों का इकट्ठा होना, दरअसल आज रविवार का दिन है, रविवार की छुट्टी है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, कोचिंग संस्थान बंद हैं, इसके साथ साथ जो दफ्तर है वो बंद है। और अगर आज बाजार नहीं खुलता है लोग तो भी दिक्कत है, बाजार खुलने पर भी दिक्कत है, नहीं खुलने पर भी दिक्कत है। तो देखिए इस तरीके से जो पुलिस और पीएससी की गाड़ियां हैं प्रयागराज की सड़कों पर इसी तरीके से गश्त कर रही हैं। जो पीएससी के जवान हैं गाड़ियों में भरकर, गाड़ियों में बिठा करके इसी तरीके से उनको जगह जगह भेजा जा रहा है। और ये देखिए, ये दो गाड़ियां हैं जो लगातार आगे जा रही हैं, किसी जगह इनको डिप्यूट किया गया है, वहां पर जा रही हैं। तो प्रयागराज शहर में ये जरूर कहा जा सकता है कि हालात काबू में हैं, हालात बेकाबू नहीं हैं, लेकिन तनाव की स्थिति है। और जब तक अंतिम संस्कार नहीं हो जाता है, जब तक अतीक और अशरफ के
शवों को दफना नहीं दिया जाता है तब तक इसी तरीके की आशंका बनी रहेगी। तो चकिया जो इलाका है वहां पर पुलिस टीम पर पथराव किया गया है। कई और जगहों पर भी लोगों में नाराजगी है, लोग सड़कों पर इकट्ठा हो रहे हैं और हालात जो है वो जिस तरीके की आशंका जताई गई थी उसी तरीके से फिलहाल भीड़ नजर आ रही है। जगह जगह गलियों के मुहाने पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन के लिए चिंता की बात है। हालांकि जो चाय पान की दुकानें हैं चाय पान की दुकानों को बंद किया गया है जी, और भी बहुत सारी दुकानें आप बंद दिखा रहे हैं, ये तो बिल्कुल हम साफ देख पा रहे हैं। लेकिन मोइन आप हमारे साथ बने रहे। कुल 9 जगहों की तस्वीर है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, सिर्फ प्रयागराज नहीं। इस कल रात की हत्या के बाद से, अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से देखिए पूरा उत्तर प्रदेश कैसे हाई अलर्ट पर है। अलग अलग शहरों की तस्वीरें इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है, चाहे वो कानपुर हो, चाहे बहराइच हो, चाहे नोएडा हो, इसके अलावा चाहे बुलंदशहर हो, एटा हो, चंदौली हो, शामली हो, श्रावस्ती हो, रायबरेली हो, हर जगह की इन शहरों की तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी हैं। पुलिस और प्रशासन कैसे मुस्तैद है, कैसे चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है, कैसे अलर्ट पर है पुलिस सुरक्षा, ये सब आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हमने इस वक्त आपकी स्क्रीन पर 9 तस्वीरें रखी हैं 9 अलग अलग शहरों की उत्तर प्रदेश की, चाहे वो पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर प्रदेश का कोई भी शहर हो, वहां पर पुलिस इस वक्त हाई अलर्ट पे, कल रात से ही सारी व्यवस्था हाई अलर्ट पर है। और ये इस बात की आशंका के मद्देनजर कि उपद्रवी तत्व भी सक्रिय हो सकते हैं, ऐसे लोग सक्रिय हो सकते हैं जो कि समाज के लिए विध्वंसक हो और कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दें। इस बात की आशंका के मद्देनजर पुलिस मुस्तैद है। पीएसी और पुलिस लगातार अलग अलग जगहों पे मार्च कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। वापस चलते हैं मोइन के पास, जो बता रहे हैं कि पुराने शहर में, आपने मोइन कई इलाकों का नाम लिया प्रयागराज के, खासकर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं जैसे कि जीटीबी नगर, जैसे कि नूरुल्लाह रोड, ये पुराना शहर है, करेली, चकिया, इन सब पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो क्या वहां पर पुलिस की प्रेजेंस पर्याप्त है कि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट अगर होता है या कोई ऐसी घटना होती है तो उसको काबू किया जा सके? मोइन, देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सुबह 5:40 पर जब मैं अपने घर से निकला हूं और पूरी शहर की सड़कों का भ्रमण कर रहा था, देख रहा था कि किस तरीके के हालात हैं, तो उस वक्त हमें हमारी मुलाकात पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा से हुई थी। वो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आकाश कुलहरी और जिले के डीएम संजय खत्री के साथ करीब 8 से 10 वाहनों के काफिले के साथ लगातार गश्त कर रहे थे। हूटर बजाती हुई गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही थी और 2 से 3 जगह शहर के वो पुराने इलाके, खासकर जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, जिनमें चकिया है, अटाला है, खुलदाबाद है, रोशनबाग है, नखास कोना है, शाहगंज है, चौक है, ये सारे इलाके जो हैं वहां पर हमने उनको गश्त करते हुए देखा था। हर जगह हमें ये दिखाई दिया कि जिन इलाकों का नाम हमने लिया है, जिन मोहल्लों का नाम हमने लिया है, वहां पुलिस टीम की तैनाती की गई है और जो अधिकारी थे वो हर पॉइंट पर चेक कर रहे थे कि जितने पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है वो वहाँ हैं या नहीं है, कितनी मुस्तैदी के साथ वहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, उनको लगातार हिदायत दी जा रही थी। रात को ही धारा 144 लगा दी गई थी, लेकिन क्योंकि इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, इस वजह से लोग जो है वो उनको जानकारी नहीं मिल पा रही है और वो और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे दें। पूछताछ में हमलावर लवलेश से पुलिस को बड़ी जानकारी मिल रही है। उसके परिवार के और रिश्तेदारों के कुछ जमीन के मामले थे, ये पूछताछ में पुलिस को पता चला है। और अतीक के गुर्गों ने रिश्तेदारों की जमीन पर कब्जा कर लिया था। अरुण मौर्य और सनी को लवलेश ने अपना दोस्त बताया है, जो बाकी 2 हत्यारे हैं, जो बाकी 2 आरोपी हैं हत्या के, उनको अपना मित्र बताया है, अपना दोस्त बताया है लवलेश तिवारी ने, और कहा है कि लवलेश तिवारी के रिश्तेदारों की जमीन पर अतीक के गुर्गों ने कब्जा कर लिया था। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ और ज्यादा जानकारी देंगे इस बाबत। वीरेश, देखिए, बड़ी खबर आ रही है राजेंद्र, और खबर इस लिहाज से है कि लवलेश तिवारी, जो माना यह जा रहा है कि तीनों में, अरुण मौर्य और सनी और लवलेश तिवारी में, लवलेश तिवारी इस पूरे गैंग को लीड कर रहा था, इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहा था। अशरफ और अतीक के ऑपरेशन को लीड करने वाला बांदा का लवलेश तिवारी था। सनी और अरुण मौर्य उसके दोस्त थे, उसके सहयोगी थे। खबर ये आ रही है छनकर पूछताछ में कि लवलेश तिवारी ने यह बताया है पूछताछ में कि उसके कुछ करीबी रिश्तेदार और परिवार के लोगों की जमीन
प्रयागराज में नहीं, इलाहाबाद में कौसाम्बी इलाके में मौजूद थी, जिसे अतीक और उसके गुर्गों ने कब्जा कर लिया था। वो बदले की भावना से तड़पड़ा रहा था। उसने अरुण मौर्य और सनी को इस बात की जानकारी दी और जैसे ही ये मामला हुआ प्रयागराज शूट आउट का, उसके बाद से उसने इस अवसर की तलाश उसे बहुत दिनों से थी और उसने समझा कि ये सबसे बेहतर मौका है और उसने अरुण मौर्य और सनी के साथ आकर लवलेश तिवारी ने यहाँ पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में 1 महीना पहले एडमिशन लिया और 1 हफ्ते की पढ़ाई की। खबर यह है कि उसके परिवार की ज़मीन उसने अरुण मौर्य और सनी का सहयोग लिया। पेशेवर अरुण मौर्य भी पेशेवर बदमाश है, गुंडा है और सनी भी पेशेवर बदमाश है, गुंडा है अपने इलाके का। उसके क्राइम रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम कासगंज, हमीरपुर और बांदा के एसपी से संपर्क में है और पूरी क्राइम डिटेल को खंगाल रही है। लेकिन ये बड़ी खबर आ रही है कि लवलेश तिवारी इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहा था। चाचा थोड़ा आगे बढ़िए, आपके पास कोई जानकारी है? नहीं जानकारी है तो थोड़ा आगे बढ़िए। जो खबर ये आ रही है कि लवलेश तिवारी और फिर जो खबर हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन दे रहे थे कि चकिया इलाके में, जी हाँ, चकिया इलाके में पथराव हुआ है पुलिस के ऊपर, 2 से 3 लोग घायल हुए हैं और ये क्राइम का स्थल है जहां पर ये वारदात हुई। चकिया के बारे में राजेंद्र आपको बता दूं कि चकिया में एक चीज़ खामोश है। लोग यहाँ पर बड़े अंदाज में चकिया वाले कहते थे कि जानत हो बे चकिया के हैं, तब इन गलियों में पुलिस घुसने से भी डरती थी। हमका नहीं जानत हो काबे चकिया के हैं। एक समय में ये डायलॉग अतीक अहमद के खौफ की गवाही थी साहब, और ये बात सुनकर लोग दूरी बना लेते थे। प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे, वो स्टूडेंट से जो चकिया इलाके के थे, वो अपने इलाहाबादी अंदाज में, प्रयागराज के अंदाज में कहते थे कि हमसे उलझो नहीं, हमका नहीं जाना तो काबे, हम चकिया के हैं। और ये उसी तरीके से अपनी बातों को रखते थे। कभी जमाना था दाऊद इब्राहिम का मुंबई में, मुंबई का डोगरी का दाऊद इब्राहिम उसके नाम से जाना जाता था और मुंबई के डोंगरी के इलाके के लोग कहते थे कि हम डोंगरी के रहने वाले हैं और मुंबई पे हमारा कब्जा है, हम दाऊद के लोग हैं, हम भाई के लोग हैं, तो लोग किनारा कस लेते थे। उसी तरीके से जब चकिया का नाम सुनता था कोई, जैसे ही जिक्र आता था, बड़े बड़े बदमाश उससे अलग हट जाते थे। और चकिया का ये खौफ अतीक का खौफ था। ये इलाका अगर हम कह सकते हैं तो गलियों का इलाका है, मुस्लिम बाहुल्य इस इलाके में एक समय लोग जाने से डरते थे। पुलिस भी घुसपैठ नहीं करती थी, पहले से पता नहीं था तो आप अंदर घुसकर वहां निकल नहीं सकते थे। और जब पुलिस इस पूरे वारदात के बाद अंदर गई है तो वहां हमला हुआ है। चकिया का खौफ उसके रसूख से था। चकिया के इलाके का रहने वाला, जो गांव में एक कसारी गांव था, वहां का रहने वाला अतीक, उसका जो परिवार था चकिया में आ गया। चकिया में ही अपनी पत्नी के साथ वो रहने लगा, परिवार के साथ रहने लगा। उसका ऑफिस भी चकिया में, उसकी रंगदारी भी चकिया में, उसकी रंगबाजी भी चकिया में, उसका अवैध कब्जा भी चकिया में। और जब सबसे पहले पीडीए ने यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अतीक के खिलाफ अभियान छेड़ा तो चकिया में उसके करीब 20 से ज्यादा अवैध संपत्तियों को सबसे पहले जब्त किया गया था। प्रयागराज में ऑपरेशन अतीक को सबसे पहले अंजाम दिया गया था, उस चकिया इलाके में दिया गया था। चकिया में बुलडोजर भी चला था, गिराया भी गया था। और साथ ही साथ ये जितने जो गुंडे हैं और इस प्रयागराज शूट आउट मामले में, चाहे वो असद तो खुद उसका बेटा है, चाहे वो गुड्डू मुस्लिम हो, चाहे वो गुलाम हो, सभी चकिया इलाके के हैं। तो प्रयागराज में चकिया, करेली, खुलदाबाद के जो इलाके हैं वो अतीक का इलाका कहलाता है, भाई का इलाका कहलाता है। और भाई के इलाके में पुलिस भी कदम रखने से कांपती है, दूर भागती है। और ऐसे में पुलिस जब चकिया इलाके में आज पहुंची, फ्लैग मार्च करते हुए पहुंची, तो उसके ऊपर हमला हुआ है। खबर है कि अब स्थिति को काबू में कर लिया गया है, नियंत्रण में कर लिया गया है। लेकिन चकिया जो मजबूत गढ़ माना जाता है और ये वो जगह है, जब देश के पहले प्रधानमंत्री फूलपुर से चुनाव लड़े तो ये सारा इलाका उसी इलाके के अंतर्गत आने वाला है। और ऐसे में एक लड़का निकलता है चकिया से और फिर अपने खौफ को इतना आगे बढ़ाता है कि चकिया से प्रयागराज, प्रयागराज से यूपी, यूपी से पूरे देश में उसका खौफ फैल जाता है राजेंद्र। और कल उसका अंत होता है, उस खौफ का अंत होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि
क्या अतीक इतना बड़ा हमलावर था, इतना बड़ा माफिया था, इतना बड़ा डॉन था, तो क्या असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद पुलिस बेपरवाह हो गई थी? पुलिस इस तरीके से बेपरवाह थी कि मीडिया को कवरेज देने लगी थी, मीडिया की बाइट देने लगा था अतीक, खुलेआम बाइट देने लगा था। जिस अतीक को पूरी तरीके से किलाबंदी करके गुजरात से लाया जा रहा था, इस इलाके में जहां मैं खड़ा हूं, इस हॉस्पिटल में जब अतीक और अशरफ पर गोलियां चली तो उसके मुंह के सामने माइक लगाया गया था, 5 माइक लगा था। सवाल ये उठता है कि जो इतना दरिंदा है, इतना खौफनाक है, इतना बड़ा माफिया है, वो क्या असद के एनकाउंटर के साथ ही उसका खौफ खत्म हो जाता है? अतीक जब तक जिंदा है, जिंदा था, तब तक उसका खौफ था। तो पुलिस ने वो लापरवाही क्यों की? पुलिस ने मीडिया को एंट्री क्यों दी? बिल्कुल, ये बहुत बड़े सवाल है वीरेश, और बात करेंगे इस पर, लेकिन एक बड़ी अपडेट मिल रही है, वो दर्शकों को बतानी आवश्यक है। एबीपी गंगा पर अतीक हत्याकांड में आरोपी सनी के परिजन, उन्होंने कहा है कि 10-12 साल से सनी घर नहीं आया। सनी एक हत्यारोपी है अतीक और अशरफ हत्याकांड का। सनी का भाई कहता है 10 से 12 सालों से सनी घर पर नहीं आया, बचपन से ही घर से निकल गया था। हत्याकांड के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ये एक और आरोपी सनी के भाई का कहना है। एबीपी गंगा पर अतीक हत्याकांड के आरोपी सनी के परिजन, सनी के भाई ने कहा है कि हत्याकांड के बारे में कोई जानकारी नहीं है उसे, बचपन से ही घर से उसका भाई सनी निकल गया था और 10 से 12 वर्ष हो गए वो घर वापस नहीं आया है। एक आरोपी का भाई ये बात कह रहा है। अतीक अहमद ब्रदर्स के शूट काउंट का जो आरोपी था सनी सिंह, वो हमीरपुर जिले का रहने वाला है। हम उसके घर पे ही खड़े हैं, देखिए ये उसका आवास है, ये उसका आवास है, यहाँ पर वो रहा करता था। फिलहाल ये भाई का घर है, और ये देखिए ये जो सामने घर बना हुआ है, सनी सिंह इसी घर में रहा करता था। यहाँ से लगभग उसकी जो फादर थे उसे खत्म होने के बाद लगभग 8-10 साल से वो यहाँ नहीं आ रहा है। उनके भाई हैं, उनके भाई ये बताएंगे। आखिर ये बताएं, आपका भाई का नाम क्या था? सनी सिंह। क्या करता था सनी सिंह? वो इधर नहीं रहता था। कब से नहीं आया यहाँ पर? वो 10-12 साल हो गए, काफी साल हो गए। ये कैसे अपराध में कैसे चला गया है? अपराध में क्या जाके वो बचपन से जाकर निकल गया था, इधर नहीं रहा है सर। कहाँ चला गया पता नहीं है सर, हमको दिखाई भी नहीं पड़ा सर। आप लोग कब से उससे नहीं मिले? हमको हो गए 10-12 साल हो गए सर, बचपन से हो गया सर। अच्छा, ये अपराध में कैसे चला गया, कुछ जानकारी? आपका भाई भी है? नहीं, हमको मालूम, हम तो अपना जाके कमाते खाते हैं। ये उनके भाई हैं, भाई बता रहे हैं लगभग 10-12 साल से उससे खुद ही नहीं मिले हैं, और अपराध में वो किस तरह संलिप्त हो गया, कब चला गया, इन्हें खुद नहीं मालूम है। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि अतीक अहमद जो सूटकाउंड हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है, हमीरपुर जिले का ही रहने वाला है। फिलहाल यहाँ पर LIU, SIU और हमीरपुर की पूरी पुलिस यहाँ पर मौजूद है और मामले की जांच जुटी हुई है। तो एक आरोपी सनी के घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हमीरपुर की। उसका भाई अभी उसने कहा एबीपी गंगा के कैमरे पर कि 10 से 12 साल हो गए वो घर वापस नहीं आया। इस हत्याकांड के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। ये वो घर है जिसमें वो रहा करता था, लेकिन अब उसका भाई एक दावा कर रहा है कि 10 से 12 साल हो गए सनी घर पर नहीं आया। सनी कौन है जान लीजिए। सनी 3 आरोपियों में से एक आरोपी है। अतीक और अशरफ हत्याकांड का एक आरोपी है सनी, और उसके घर की तस्वीरें हमीरपुर की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लवलेश तिवारी के घर की तस्वीरें आपने देखी बांदा से, अब दूसरे आरोपी के घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं हमीरपुर से। और हत्या के आरोपी जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है लवलेश, उसके पिता का बयान है कि हमें हत्याकांड की कोई जानकारी नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम जब भी 4-6 दिन में आता था घर होके वो निकल जाता था प्रयागराज, उसके आने जाने की भी हमें कोई जानकारी नहीं है। ये लवलेश तिवारी के परिजन कह रहे हैं, देखिए। हमें कोई जानकारी नहीं है, ना हम लोगों से इससे कोई मतलब है। यहाँ नहीं, ये घर में आखिरी बार कब आया था? ये 7-8 रोज 5-6 रोज पहले साल। हमसे घर से किसी कोई चीज़ से मतलब गर्ज नहीं। आता था अपना नहा धो के, जब भी 4-6 रोज में आता था नहा धो के अपना निकल जाता था। अच्छा, ना किसी चीज़ से मतलब था। अच्छा, प्रयागराज ये आता जाता था, ये आपको बताता था कभी? ना कभी हमसे बातचीत नहीं हुई। पूरा मोहल्ला बता सकता है, पूरा घर बता सकता है, हर आदमी के हमसे लोगों से कोई मतलब गर्ज नहीं थी। सालों से बोलचाल बंद है। जब उस लड़की की थप्पड़ मारा था, उसका एक केस चल रहा है। कौन सा केस? अरे एक बिटिया को थप्पड़ मार दिया था इस चौराहे में, उसका मुकदमा चल रहा है। फिर क्या हुआ था? उसमें जेल गया था? हाँ, उसमें जेल गया था।
तो जमाना से कब छूट के आया था? अभी हमको याद नहीं, साल 1.5 साल पहले की बात है। अच्छा, अभी ये 5-6 दिन पहले यहाँ घर से निकला है जी। क्या करता है वैसे, क्या काम है इसका? कुछ नहीं काम, नशा करता है, नशेड़ी आदमी। इसीलिए बिल्कुल सब लोगों ने त्याग दिया घर बहुत पहले से। अच्छा, कितने भाई बहन हैं ये? 4 हैं। बहन नहीं है। ये सबसे बड़ा है? नहीं, तीसरे नंबर का है। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपको जो ये जानकारी कैसे हुई कि कल ये भी साथ निर्धस होगा? टीवी देख रहे थे अभी। कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे हम कि जैसे उसने जो वारदात को अंजाम दिया है? क्या कहेंगे इसमें, हम कहने लायक क्या है, शब्द हैं कि हमारे पास कुछ। पढ़ाई वढ़ाई किया था इसने? हाँ, इंटर किए। इंटर के बाद छोड़ दी? हाँ, बीए कर रहा था, बीए में फेल हो गया। इस समय कुछ नहीं करता था? कुछ नहीं। क्या किसी लोगों के साथ इनकी संगत थी जो ऐसे लोग और आते रहे उनके साथ? लड़का है का, जब उससे कोई मतलब गजने तो हम क्या बताएं कि किसी संगत थी, कौन सा कौन। लवलेश तिवारी के पिता की बात अभी हमने आपको दिखाई। एक बात बहुत साफ है, अभय निगम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बांदा से हमारे संवाददाता वो वहीं पर मौजूद हैं। अभय, लवलेश के पिता ये कह रहे हैं कि नशेड़ी था, हम लोगों ने त्याग दिया था उसको और उससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। 1-1.5 साल पहले एक लड़की को थप्पड़ मारने के जुर्म में जो है वो जेल गया था, लेकिन त्याग दिया गया था परिवार के द्वारा। लेकिन इसके बाद भी वहां पर बेचैनी होगी, वहां पर एक चिंता होगी उस घर पर, आप देख पा रहे होंगे। जी बिल्कुल सही बात है। पिता से जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि हमारे पास शब्द नहीं है कि इस बारे में क्या कहें, और वो बहुत परेशान लग रहे थे। बात करते करते हमसे, आपने देखा होगा, रोने लगे थे। हमने माँ से बात करने का प्रयास किया तो वो पहले से रो रही थी, बीच में ही बेटे ने आके रोक दिया कि ये लोग रो रहे हैं, प्लीज आप रुक जाइए। तो कहीं ना कहीं वो परेशान है। हमने उनसे कई बार ये पूछा कि क्या कोई ऐसे लोग आते जाते थे या जो लोग इस हत्या में 2 और लोग शामिल थे, कभी वो घर आए उससे मिलने, तो उनका यही कहना था कि हमने कभी नहीं उनको देखा या न कभी इस बारे में सुना कि किन्हीं ऐसे लोगों से उसकी संगत रही होगी। लेकिन वो बार बार ये चीज जरूर कह रहे थे कि हाँ, उसकी वो नशे का आदी था और उसका चाल चलन ठीक नहीं रहा है कभी। इस वजह से घर के बाकी लोग उससे बहुत कम मतलब रखते थे जी। और शिक्षा दीक्षा इंटर तक हुई, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। जब से हाँ, इसने इंटर तक की शिक्षा, जो पिता ने बताया कि इंटर तक की शिक्षा उसने ग्रहण की है। इसके बाद जब हमने उनके भाई से बात किया तो भाई ने बताया कि वो लखनऊ भी पढ़ने गया था, जहां से वो ग्रेजुएशन कर रहा था, लेकिन उसने 1 ही साल पढ़ा। इसके बाद वहां से भी कुछ उसका बवाल हुआ और वो लौट के वापस घर आ गया। लेकिन हमें जानकारी ये भी मिल रही है कि वो सिविल सर्विसेज की कोचिंग में एडमिशन ले चुका था प्रयागराज में। वो आदमी जो इंटर पास हो और बीए में फेल हो गया हो, वो सिविल सर्विसेज में दाखिला ले लेता है, सिविल सर्विसेज की कोचिंग में प्रयागराज में। ये भी चौंकाने वाली बात है कि दाखिला कैसे दे दिया गया जब वो व्यक्ति ग्रेजुएशन कर ही नहीं पाया था। तो ये भी एक चौंकाने वाली बात है। हम इस बारे में आपसे और जानकारी समय आगे प्राप्त करेंगे अभी अभय, लेकिन फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद। आपने तस्वीरें दिखाई, आपने बात की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।